हम सोफे पर कुछ इस पोस्चर में बैठे हैं और आराम से मज़ा कर रहे हैं और हाथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए। हाँ भाई बताओ, अब सुनाओ, आओ हमारी सभा में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। शुरू करते हैं सेकंड लेसन। इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो है प्रोसीजर इन द काउंसलिंग एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। जो फैक्टर्स काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और जो प्रोसीजर है वो हमें डिस्कस करना होगा इस वीडियो में। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर हमने स्टडी किया गाइडेंस एंड काउंसलिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग एक्चुअली में होती क्या है, कैसे हम काउंसलिंग करते हैं, ये अब हम समझेंगे। ओके, सो प्रोसीजर इन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए क्या होता है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कल को आप काउंसलर बन जाएंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपको क्या करना होगा। 3 स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं। पहला है डेवलपिंग ए रिलेशनशिप बिल्ड, कि आपको उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। हम कहते हैं ना कि एक बॉन्ड क्रिएट करना होगा जिससे कि वो आप अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सके। ये एक जंगे मैदान की तरह होता है, शुरुआती होता है कि आपको क्या करना होगा, एक युद्ध लड़ना होगा, है ना। ये सभी मैंने ना थियरी में भी राइट डाउन किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए दोनों के लिए क्या है, एक बैटल ग्राउंड होता है जहाँ पर दोनों ही क्या करेंगे, ट्राई करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। कैसे? क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कोशिश करेगा कि मैं भरोसा कर सकूं काउंसलर पर, है ना। और काउंसलर क्या करेगा, उसकी कोशिश क्या रहेगी कि क्लाइंट जो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, जितनी भी हो सके उतना इन्फॉर्मेशन वो बाहर निकाल सके, मतलब उसको एक्सप्लोरेशन उसको बता सके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके इन अ प्रॉपर वे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है या चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, ये सभी से बचना। तो डेवलपिंग इन रिलेशनशिप में हमारा काम सिर्फ क्या होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे जिसमें वो क्या करेगा, हमसे बातचीत करेगा खुल के, जिन टॉपिक्स पर जिन पर उनको प्रॉब्लम है, जिन पर इश्यूज़ हैं, उन सभी को वो डिस्कस करने में जो हमारी हेल्प करेगा। सेकंड होता है वर्किंग इन रिलेशनशिप, कि हम अब उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो उसको इश्यूज़ हैं उनको अल्टरनेटिव उसको शो करेंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, उसके परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, ये सभी। और जब हम जो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे वर्किंग इन रिलेशनशिप में, तब हम टर्मिनेशन कर देंगे। ये हमारा फाइनल स्टेप है। तो ये था एक ओवरव्यू। अब थियरी पर चलते हैं, थियरी क्या कहती है ये भी हम समझते हैं। प्रोसीजर इन काउंसलिंग प्रोसेस डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा और आपके लिए इन फ्यूचर भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये स्टेप्स। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेवलपिंग ए रिलेशनशिप बिल्ड, कि हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। हमारी पहली स्टेज है जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ क्या करती हैं, एज ए बैटल ग्राउंड की तरह रहती हैं और दोनों ही विनर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही विनर रहें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं रहती, हम हमारे जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, है ना। तो क्लाइंट विन्स बाय बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर एंड द काउंसलिंग एंड लर्निंग व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्या होता है, जब काउंसलर आता है, क्लाइंट आता है ना आपके पास या एक काउंसलर के पास, तो उसके माइंड में ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं उनके पास जाऊंगा और मेरी ना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। अब उनको ये नहीं पता कि काउंसलिंग होती क्या है। पहली बात तो ये है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग में क्या होता है कि सामने वाले के पास जाओ, उसको प्रॉब्लम बताओ और वो आपको सॉल्यूशन दे देगा, ये काउंसलिंग नहीं होती, पहली बात, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर वो मेरे पे ना ऐसे चुटकी बजाएगा और है ना अपने जो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, या फिर वो कोई जादू टोना कर देगा या कोई मैजिक दिखाएगा आपको और फिर है जो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस भी जो क्लाइंट को होती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस, एक काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअली में काउंसलिंग क्या होती है, ये सभी सीखना किसके लिए चैलेंज होता है, क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब काउंसलर के लिए क्या चैलेंज होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को कंप्लीटली शेयर कर पाए कंफर्टेबल जोन में आकर कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ऐसा कब होगा कि एक क्लाइंट है ना अपनी सारी बातें जो बाहर निकालना शुरू कर दिया, हम कह सकते हैं कि अपने काउंसलर को बताना शुरू कर दे। कब होगा, जब एक क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली मेरी है जो हेल्प करना चाहता है, या फिर ये बंदा सही है ना, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ये मुझे जज नहीं कर रहा है ना, ये मुझे ना क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, पॉजिटिव अनकंडीशनल रिगार्ड जिसे हम कहेंगे। आगे डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को, हो सकता है नहीं हो, लेकिन काफ़ी टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी हैं ये, ठीक है।
तो अर्ली स्टेज ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप अफोर्ड द चांस टू बिल्ड द काउंसलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंड इश्यूज फेस्ड। कौन कौन से इश्यूज हैं और उसकी जो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग जो क्या है काउंसलर को लेकर, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। काउंसलर को क्या एडवाइस दी जाती है कि वो सिर्फ उसको सुने। ऐसा नहीं है कि आप आ रहा है आपके पास क्लाइंट, अच्छा मुझे ना डर लग रहा है, आपको क्लाइंट ने कहा कि मुझे ना पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा डर लगता है, मुझे क्राउड में जाना पसंद नहीं है। तो आप कहेंगे अच्छा तू डरपोक है, आप हंस रहे हैं, आपने उसको कहा तू डरपोक है। तो ऐसे काउंसलिंग नहीं होगी। तो सिर्फ आपको उसको सुनना होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को अटेंड करना होगा कि उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कि आपकी ज़ुबान और आपके ना थॉट्स फॉलो करते हैं ना, तो उस चीज़ का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमें अटेंड करना होगा उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको जज करें यार तू डरपोक है, ठीक है, या फिर हमने कंक्लूजन ही निकाल दिया, ये सभी नहीं करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने होंगे कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो ये सभी आप पढ़िएगा। अब हम चलते हैं दो हमारी जो स्टेप्स हैं, जो हमारे जो स्टेजेस हैं, इसी फर्स्ट स्टेज में जो फेज़ आते हैं वो कौन कौन से फेज़ है। पहला डेवलपिंग रैपर्ट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सेकेंड क्रिएट कोर कंडीशन नेसेसरी फॉर काउंसलिंग। कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, और रैपो कैसे बिल्ड किया जाता है। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, हम आते हैं, क्लाइंट आता है हमारे पास, काउंसलर के पास आएगा, हमें क्या करना होगा, उसके साथ रैपो बिल्ड करना होगा। अभी ये आप पूछेंगे रैपो क्या होता है ना, तो रैपो क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वो अपनी सारी बातें ना आपको बताना शुरू कर दे बिना किसी हेजिटेशंस के। तो उसके भी तो कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आएगा आपको बातें बताना शुरू कर देगा। आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा उनको, आपको बताना होगा कि हाँ मैं जेन्युइनली तुम्हारे बारे में जो अच्छा सोचता हूँ, है ना। तो आप देखते हैं कैसे करते हैं। प्रेडिक्टिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फर्स्ट पॉइंट है। देखिए प्रेडिक्टिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को समझते एक टॉपिक से हट के थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझते हैं। जैसे कि अब मैंने रिसेंटली फर्स्ट ईयर की जो वीडियोस अपलोड की लगातार 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, जो लगातार देख रहा है, जो स्टूडेंट देख रहा है, उसको हाँ ये पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये कंसिस्टेंसी में वीडियोज़ डाल रहा है और ये जो प्रेडिक्ट कर सकता है हाँ अगले हफ्ते संडे को ऑफ रहता है तो मंडे को वीडियो ज़रूर आएगी, मतलब इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगी, ऐसा है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है हमारे और उस जो स्टूडेंट के बीच में, समझ रहे हैं। तो ऐसा ही क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होता है। मान लीजिए काउंसलर ने क्या किया, एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल की, ठीक है, और उस टाइम पर वो अपॉइंटमेंट कर ही नहीं रहा, या उसको बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तो बच्चों के साथ पिकनिक पे चला गया, या फिर बोल दिया कि नहीं आज मैं नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारे को जो ट्रस्ट नहीं बिल्ड करती, समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा यार क्लाइंट को ये तो बेवकूफ़ है, ये तो मेरे बारे में कुछ समझता ही नहीं, ये कहाँ का काउंसलर है ना। तो कंसिस्टेंसी प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों हेल्प करती है रैपो को, ट्रस्ट को बिल्ड करने में, ठीक है। आपने जो टाइम रख दिया तो वो सो रख दिया। अब जिस टाइम आपको मतलब क्लाइंट को आपने बोला है तो उसी टाइम पर मीटिंग होनी चाहिए, उसी टाइम पर वो सेशन होना चाहिए। टेस्टिंग किसे कहेंगे, देखिए अब आप देखेंगे ना कि क्या देखेंगे, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट आएगा कि कौन कौन से सक्सेसफुल काउंसलिंग सेशंस रहते हैं, जहाँ पर जो क्लाइंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो यहाँ पर टेस्टिंग में क्या होता है, यंग जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं, काउंसलर को करेंगे कि ये जेन्युइनली मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं करे, या फिर मैं वैसे ही इसको बातें बता रहा हूँ, या फिर ये मेरी बातों को सीक्रेट रखता है या नहीं रखता, या फिर मैं कुछ अगर मिसबिहेव करता हूँ तो ये कैसे बिहेव करता है, समझ रहे हैं। तो टेस्टिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो यंगस्टर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने अडल्ट्स पर, मान लीजिए अगर मेरे पास ही कोई 18-19 साल का बच्चा आ जाता है काउंसलिंग के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए, तो वो एक बार ये चेकआउट करेगा कि इसका लेवल क्या है ना, ये मेरे बारे में सोचता क्या है, ये मुझे जज तो नहीं कर रहा है ना, ये मेरे पे हंस तो नहीं रहा। तो ये सभी चीज़ें टेस्टिंग में होती है और इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि और इसका जो यूज़ कहाँ आपको देखने को कैसे मिलेगा, डिफेंस मैकेनिज़्म में। अब आप ये पूछ सकते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है और फर्दर वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा, और अभी भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपको डर क्यों लगता है, क्या कारण रहता है, बिल्कुल न्यूट्रली होकर, समझ रहे हैं। कि मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि मुझे ना पब्लिक प्लेसेस में या क्राउड में जाने पर डर लगता है, तो आपको बोल दिया जाता है कि अच्छा, तो आपने पूछा कि आपको ना डर क्यों लगता है, आप मुझे बताइए। तो उसने क्या किया, नहीं यार मेरा मन नहीं करता बस वैसे ही जाने के लिए, वो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करे। डिफेंस मैकेनिज़्म जिस बात को उसको रखने में एंजाइटी महसूस हो रही है,
समझ रहे हैं। तो उसको वो कवर करने की कोशिश कर रहा है विद हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, वो कवर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको और डीपली समझेंगे फ्रॉइड के थियरी में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना समझिए, ठीक है। तो वो इससे क्या करता है, वो आपको चीज़ें आसानी से एक्सप्लेन नहीं करता और आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई आता है, क्लाइंट लेट आता है आपकी शेड्यूल्ड मीटिंग में, तो आप कैसा बिहेव करते हैं? आप उसको डांटते हैं, आप कहेंगे कि यार ये तो अच्छा बच्चा नहीं है, ऐसे नहीं करना, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है। कार्ल रोगर की थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंशियलिटी। एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या होगा? मान लीजिए आपके और मेरे बीच में जो बात हो रही है, क्लाइंट और काउंसलर के बीच की जो बातें हैं वो थर्ड पर्सन को पता ना चले। कोई भी थर्ड पर्सन हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, अनटिल अनलेस कि एक जो क्लाइंट है वो किसके बारे में ना सोच रहा हो, सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में। अगर काउंसलर को इस चीज़ का पता लग जाता है तो वो इस चीज़ को बाहर लेकर आएगा, पुलिस को बताएगा, उसकी फैमिली को बताएगा, उसके केयर गिवर्स को बता सकता है, ठीक है। या फिर वो काउंसलर को कोई हानि तो नहीं पहुंचाना चाहता है ना, तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि काउंसलर या क्लाइंट के लिए हार्मफुल हो, तो उस बिहेवियर के बारे में हम बाहर बता सकते हैं। अदरवाइज कोई भी बात हम बाहर नहीं बता पाएंगे, या पाएंगे नहीं, ये हमारे एथिक्स है, बताना ही नहीं है भाई, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। तभी कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्ड होगी, तभी तो ट्रस्ट उसको होगा ना कि हाँ मेरी बातें ना बाहर नहीं जा रही, तो मैं इसको कुछ भी बता सकता हूँ, है ना, कुछ भी सीक्रेट्स आप लगा सकते हैं। तो ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी में आप पढ़ेंगे, ओके। गोल सेटिंग, अब गोल सेटिंग क्या होता है? सब कुछ हमने किया कि एस्टैब्लिश, हमारा रैपो बिल्ड होता जा रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा रियल प्रॉब्लम क्या है सामने वाले के साथ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ना ऐसा कुछ हुआ था प्रीवियस ईयर, आप कहीं पर गए, वहाँ पर आपने क्या देखा कि एक मेले में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। हम कह सकते हैं कि भीड़ वाले एरिया में आप चले गए और वहाँ पर आपके साथ धक्का मुक्की हुई, आप बेहोश हो गए, आपके पास डॉक्टर के पास आप गए और फिर आपको है ना थोड़ी तब से ऐसी प्रॉब्लम होने लगी। गोल सेटिंग हमें मिल गया कि हाँ इसका ये रीज़न है, तो हम यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं। तो इतना आगे नहीं जाना है, अभी सिर्फ आप मेरी बातों को सुनिए। गोल सेटिंग में क्या है, हमें ये पता लग जाता है कि रीज़न क्या है, हमें किस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। ये अब सेकंड स्टेज में ट्रांजिशन स्टेज है, जहाँ पर हम सेकंड स्टेज में एंटर करने वाले हैं, अंडरस्टैंड। और समटाइम क्या होता है कि जो क्लाइंट को यही पता नहीं होता कि मेरा गोल क्या है, फिर क्या करेगा काउंसलर उसकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट गोल्स, कि हाँ गोल एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, हमें क्या अटेन करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। सो सेकंड स्टेज आती है हमारे पास कोर कंडीशंस जो बताई गई हैं। अब देखिए आपको ना ये याद रख लीजिएगा आप सिर्फ कार्ल रोगर की, क्योंकि हम इन्हीं को ही आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड कॉन्ग्रुएंस। एम्पैथेटिक कंडीशन क्या होती है? जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, सिंपली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेन एवर यू वियर द क्लाइंट शूज एंड सी द वर्ल्ड एज इट्स योर, आप ऐसे देख रहे हैं कि आप उसकी जगह खड़े हो गए, समझ रहे। एम्पैथी मीन्स आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे, उसके नज़रिए को समझ रहे हैं कि उसका नज़रिया क्या है एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक एरिया को, या एक अपनी प्रॉब्लम को, एक सॉल्यूशन को देखने का नज़रिया क्या, अपने एनवायरनमेंट को देखने का नज़रिया क्या है, वो होती है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं। ये काफ़ी हेल्प करती है हमारी रिलेशनशिप और रैपो को बिल्ड करने में। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? समटाइम आपके सामने ऐसे क्लाइंट भी आ सकते हैं जिसने कभी किसी का रेप किया हो, मे बी पॉसिबल। अब आप एक कंडीशन आप ये समझिए, मान लीजिए किसी लड़के ने किसी का रेप किया और वो आपके सामने बैठा है, तो आपकी फीलिंग क्या होगी एज ए नॉर्मल पर्सन? शायद आपके मन में ऐसा हो कि मैं उसको मार दूँ, है ना। तो इस तरह की फीलिंग से बचें। जो काउंसलर होगा वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करेगा, उसके लिए सभी एक जैसे होंगे। ज़रूरी नहीं है कोई आपके सामने रेपिस्ट हो सकता है कोई चोरी करने वाला हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, आपका बिहेवियर अफेक्ट होगा, उससे हमें बचना है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करना है। कॉन्ग्रुएंस, जेन्युइनली हमें उनके साथ इंटरेक्शन शो करनी है, समझ रहे हैं। तो ये 3 कोर कंडीशंस ना कार्ल रोगर ने दी थी। हम फर्दर भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और कंडीशंस भी आप पढ़ लीजिए, अगर आपको याद रह जाती है तो आप लिख सकते हैं। रिस्पेक्ट हमें उनको देनी होगी। कॉन्फ्रंटेशन में आमना सामना, समझ रहे हैं। इमीडिएसी, तात्कालिकता, हियर एंड नाउ पर फोकस करें। कॉन्क्रीटनेस, पेइंग अटेंशन ऑन व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल इन प्रोसेस, समझ रहे हैं। जटिलता कि प्रैक्टिकल वर्क पर ध्यान दिया जाए। सेल्फ डिस्क्लोजर, अब ये कहाँ पर आएंगे? सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होता है?
मान लीजिए आपको क्लाइंट कुछ बातें बता नहीं रहा, समझ रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे लगा लीजिए आप, क्लाइंट आपको बता नहीं रहा, तो आपने एक पॉइंट अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए बताया कि ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक टाइम क्या हो रहा था कि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, या मैं किसी के सामने अपने बातों को नहीं रख पा रहा था, या मैं भीड़ वाले एरिया में नहीं जा पा रहा था। तो वो सेल्फ डिस्क्लोज़र है। उससे क्या होगा, क्लाइंट ये सोचेगा कि अच्छा इनके साथ भी ऐसा हुआ तो यार ये नॉर्मल है ना, तो मैं भी क्यों ना बता दूं अपनी बातें। ऐसा फ्रेंड सर्कल में होता है कि एक फ्रेंड अपनी कोई बात बताएगा, दूसरा अपनी बताना शुरू कर, तो सेल्फ डिस्क्लोजर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जो वर्किंग इन रिलेशनशिप। अब हमें काम करना होगा हमारी रिलेशनशिप में, हमारा रेपो बिल्ड हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परसेप्शन चेंज करेंगे क्लाइंट की। क्लाइंट की परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे, उसकी जो शुरुआती थिंकिंग क्या है, समझ रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ट्राई करेंगे कि हम उसकी परसेप्शन को चेंज कर सके। एक क्राउडेड एरिया को लेकर, जैसे कि मैं शुरुआत से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी पर्सन को डर लग रहा है कि एक क्राउडेड एरिया में जाने पर उसको घबराहट हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, बीपी अप एंड हाई, तो ये सभी इश्यूज़ आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे ये हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम उसके क्या कर सकते हैं, काउंसलर कैन हेल्प क्लाइंट चेंजिंग देयर डिस्टोर्टेड और अनरियलिस्टिक परसेप्शन बाय ऑफरिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर थॉट विद इन ए सेफ एक्सेप्टिंग नॉन जजमेंटल एटमोसफियर। यहाँ पर जो अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं सेफ एनवायरनमेंट में रखकर, समझ रहे हैं। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नॉन जजमेंटल बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम उसको जज नहीं करेंगे यार तो डरपोक है या नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे उसको क्या होगा कि हाँ ठीक है भाई, उसकी परसेप्शन एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मे बी पॉसिबल चेंज हो जाए। इट्स टेक टाइम, बट इतना जल्दी नहीं होता, इतना इजी नहीं होता कि किसी की परसेप्शन को बदल दिया जाए। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन की प्रोसेस है, ये टाइम लगता है इसमें, समझ रहे हैं। कभी आप ये सोचें कि मैं 1 दिन में कोई आएगा मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। या फिर हो सकता है आप जैसे कि क्या होता है चेंजिंग परसेप्शन में, आप ये समझ लीजिए कई पर्सन क्या सोचते हैं, सुसाइड के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब उनको क्या समझाना होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ क्या होती है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ना थियरी का पोर्शन ज़्यादा, इसलिए मुझे लिखने का काम भी कमी है, सिर्फ मुझे आपको बताना होता है कहाँ पर, है ना। तो मान लीजिए सुसाइड के बारे में कोई पर्सन सोच रहा है तो उसको हमें इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ बताना होगा कि आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस कितनी है, आप कितने वर्थवाइल हैं, समझ रहे हैं, आपकी क्या कीमत है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके भाई बहन के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम उनको रियलाइज़ करनी होंगी, तब कहीं जाकर उनकी परसेप्शन चेंज होने वाली है, समझ रहे हैं। लीडिंग क्या कहती है, क्लाइंट चेंजिंग क्लाइंट्स परसेप्शन रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ परसुएसिव स्किल्स। अब ये कैसे किया जा सकता है, मान लीजिए आप उसको कैसे लीड कर रहे हैं, आप हो सकता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, परसुएसिव स्किल्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यार आप कहते हैं ना कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। अभी कई क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप कहेंगे नहीं यार यू कैन डू इट, है ना। ऐसा आपने फ्रेंड्स में सुना होगा, आप अपने क्लाइंट को यार नहीं कहेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, येस यू कैन डू इट, इस तरह की चीज़ है। नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है, तुमने ये भी तो किया, तुमने वो भी तो किया। हम क्या करें, उसको परसुएट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, तो हम कैसे उसको लीड कर रहे हैं ये भी हम पे डिपेंड करता है। एक्यूरेट एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या कि हम उसके वर्ल्ड को देख रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं, अच्छा वो कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसका नज़रिया क्या है। अच्छा जैसे ही वो भीड़ के सामने आ रहा है उसके अंदर ना कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, उन चीज़ों को महसूस करना एम्पैथेटिक होता है, समझ रहे हैं। तो एम्पैथी भी 2 तरह की होती है, प्राइमरी एम्पैथी एंड एडवांस एम्पैथी। तो प्राइमरी एम्पैथी क्या कहती है, जहाँ पर क्लाइंट एंड काउंसलर, ठीक है, दोनों को ये लगे कि हाँ वो एक दूसरे को समझ गए, मेजर थीम जो क्लाइंट की है वो समझ गए हैं, ठीक है। एडवांस एम्पैथी क्या कहती है, इट प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट एक्सप्लोर थीम्स जो क्लाइंट ने पहले कभी महसूस नहीं की, या जो अल्टरनेटिव्स वो देख नहीं पा रहा अपनी खुद की आंखों से, समझ रहे हैं। क्लाइंट का क्या काम है, ठीक है, जो हो रहा है वो उसको बता रहा है काउंसलर को। काउंसलर का काम है कि क्लाइंट की जगह खुद बैठकर या खुद खड़ा होकर जो भी वो देखे यार, ठीक है, उसको चीज़ों को समझना, उसके इमोशंस फीलिंग्स को समझना कि यार उसकी परसेप्शन क्या है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, ये सभी काउंसलर का काम है। और उसको अल्टरनेटिव बताना, समझ रहे हैं। तो जो अवेयर, जिन इमोशंस या जिन कंडीशन से वो अवेयर नहीं है, वो एडवांस एम्पैथी के अंडर आएगा। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। सो सेल्फ डिस्क्लोजर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कई बार क्या होता है कि क्लाइंट रुक जाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन आगे बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन वहाँ पर हम सेल्फ डिस्क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं कि हाँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जब मैं तुम्हारे जैसा था, समझ रहे हैं,
यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, काउंसलर खुद की प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस किया, काउंसलर का रोल जो उस टाइम उनके द्वारा जो फेस किए गए, या किसी हम फ्रेंड की स्टोरी बता सकते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा तुम्हारे साथ है, उसने मुझे बताया कुछ इस तरह की स्टोरी। सेल्फ डिस्क्लोजर मीन्स आप अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये सेल्फ डिस्क्लोजर ना हेल्प करते क्लाइंट को ये बताने के लिए कि यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन जो इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस फेज से गुजरते हैं और गुजर चुके हैं या गुजरेंगे, समझ रहे हैं। तो सेल्फ डिस्क्लोजर हेल्प करता है उसको और ओपनली बिहेव करने में। पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सामने वाला रेपिस्ट हो, चोर हो, या कुछ भी हो यार, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव रिगार्ड शो करना होगा, उसकी आपको बताना होगा कि वो एक यूनिक पर्सन है, वर्थवाइल पर्सन है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिव रिगार्ड में आते हैं। रिस्पॉन्डिंग स्टाइल में आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये बात है, ठीक है। काउंसलिंग इज ऑफन परसीव एज जस्ट फोकसिंग ऑन फीलिंग, बट इट इज़ नॉट ट्रू। व्हाइल काउंसलिंग हेल्प पीपल work through feeling, how one respond, communicate with others will affect how the counselor respond the client। अब रिस्पॉन्डिंग स्टाइल क्या कहता है कि ये डिपेंड तो करता है हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को कि हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसा कि अब मैंने बताया, शुरुआत में आपके पास कोई आया और आपने क्या कहा कि अरे यार तुम डरपोक हो, है ना, तुम हंस रहे हो उस पर। तो ये सभी क्या, रिस्पॉन्डिंग स्टाइल आपका आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, समझ रहे हैं। तो रिस्पॉन्डिंग स्टाइल 3 तरह के होते हैं। जब आपका फोकस फीलिंग्स पर हो तो उसे अफेक्टिव रिस्पॉन्डिंग कहेंगे, जब आपका बिहेवियर पर हो तो उसे बिहेवियर रिस्पॉन्डिंग कहेंगे, और अगर आपका जो कॉग्निटिव, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस पर हो, कॉग्निशन लेवल पर, तो उसे कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कहेंगे। अगर आपको इन तीनों पॉइंट को देखकर कुछ याद आ गया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने एटीट्यूड के चैप्टर में इन तीनों के बारे में स्टडी किया था। आई होप आपको याद आ गया हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इफेक्टिव ABC है ना, आपको याद है। तो ये एटीट्यूड इन्हीं 3 कंपोनेंट से हमने पढ़ा था कि इन 3 कंपोनेंट से बनता है। इमीडिएसी का जो क्या मतलब होता है, इमीडिएसी को हिंदी में बोलते हैं तात्कालिकता। तात्कालिक मतलब तुरंत हम बोल सकते हैं, सडनली नहीं, सडनली अचानक होगा, साथ की साथ हम बोलते हैं, ठीक है। तो इमीडिएसी मतलब इमीडिएट, ठीक है, आप तुरंत ही क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं उसके सामने। तो यहाँ पर 2 तरह की इमीडिएसी शो करती हैं। रिलेशनशिप जो कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होगी, हियर एंड नाउ, कि आप जो पर्टिकुलर इवेंट पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इमीडिएसी 2 तरह की होती है, समझ रहे हैं। कैसे एक क्लाइंट और काउंसलर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या मेन पॉइंट है हमारा, क्या उनके बीच में चल रहा है, कैसी रिलेशनशिप चल रही है, वो इमीडिएसी 2 तरह की हमने स्टडी की। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमर। अब ह्यूमर आपने सुना होगा कि यार इसमें ना सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा है, या इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी ज़रूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स हास्य, समझ रहे हैं, हंसना। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक तो आप इस बात पर हंस रहे हो कि यार तुम डरपोक हो, हा 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 हा, आप हंस रहे हैं, तो वो गलत है ना। तो आपकी हो सकता है सेकंड सेशन में वो आए नहीं है आपका जो क्लाइंट, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ मजाक चलता भी है, समझ रहे हैं। तो एक सेशन इज़ अ नॉट ए टाइम टू ट्राई आउट ए न्यू जोक हेयर्ड एट लंच। आपके पास कोई भी नया सेशन है, कोई नया क्लाइंट है, तो ऐसा नहीं है कि आपने दिन में कोई जोक सुना लंच के टाइम और वो आप अप्लाई कर रहे हैं सामने वाले पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, टाइमिंग देखना पड़ता है हमें, कब कैसा जोक या किस बात पर हंसना है, कैसे रिएक्ट करना है। कॉन्फ्रंटेशन इज़ नॉट अ स्किल एट पुटिंग द क्लाइंट डाउन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दिस इज़ एन इन्विटेशन टू क्लाइंट टू लुक मोर क्लोजली एट अ बिहेवियर दैट इज़ नॉट वर्किंग और इंटरफेयरिंग विद ग्रोथ, चेंज, हेल्थी फंक्शनिंग। अब कॉन्फ्रंटेशन का मीनिंग अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आमना सामना। अब आमने सामने को लेकर ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हम ना आमने सामने हो गए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ हमें उनको गलत प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ उनको क्या करना है कि अपनी जो प्रॉब्लम को, अपने बिहेवियर को, जो काम नहीं कर रही है, ठीक है, या जिस पर आप काम करना चाहते हैं, उनको क्लोजली क्या करें, ऑब्जर्व करें, है ना। तो उससे क्या होगा, उन्हें हेल्प होगी कि हाँ देखिए मैं बिहेव कैसे कर रहा हूँ। ये चीज़ें अपने बिहेवियर के बारे में, खुद के बारे में अवेयर हो जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्या होती है? अब जो ट्रांसफेरेंस होती है ना, वो प्रोसेस होती है जब एक काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान एक क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को, थॉट प्रोसेस को, बातों को प्रोजेक्ट कर रहा है काउंसलर पर, उसे कहेंगे ट्रांसफेरेंस। सिंपली द क्लाइंट प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट और प्रेजेंट फीलिंग, एटीट्यूड और डिज़ायर ऑन टू द काउंसलर। अपनी सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कर सकता है, वो अपनी सारी चीज़ें क्या कर रहा है,
एक काउंसलर पर प्रोजेक्ट कर रहा है उसको बता रहा है, एक किस्म से आप ये समझ सकते हैं, तो वो ट्रांसफेरेंस कहलाएगा। लेकिन जब एक काउंसलर रिस्पॉन्स कर रहा है उस ट्रांसफेरेंस को लेकर, उन फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, तो उसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेज टर्मिनेशन एंड रिलेशनशिप, टर्मिनेशन एंड नहीं, टर्मिनेशन ए रिलेशनशिप। तो टर्मिनेशन क्या होगा, मान लीजिए आपकी जो क्या हो जाती है, जो प्रोसेस है कंप्लीट होने को आई है, जो आपने गोल्स फॉर्म किए थे वो आपके अटेन होने वाले हैं या आपने अटेन कर लिए हैं, तो आपको अपनी रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाते हैं, कई बार काउंसलर और क्लाइंट को ये लगता है कि अनसिक्योर फील होता है कि शायद अच्छा नहीं है यार, मेरी जो रिलेशनशिप अच्छी खासी मैंने बनाई है ना, तो उसमें क्या होता है कि काउंसलर और क्लाइंट दोनों ही ऐसा फील करते हैं कहीं हम अकेले अकेले ना हो जाए, या अट्रैक्टिवनेस आता है एक दोनों की रिलेशनशिप में, एक आदत सी हो जाती है, तो उनसे भी हमें बचना है। लास्ट टाइम में हमें उनको जो फ्री करना होगा कि नाउ यू आर फ्री। और टर्मिनेशन पर कब होती है, टर्मिनेशन के देखिए फेजेस यहाँ पर राइट डाउन किए हैं कि काउंसलिंग इज़ अ फिनिश्ड एंड इट इज़ अ टाइम फॉर द क्लाइंट टू फेस देयर लाइफ चैलेंजेस। जब वो अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस को क्या करने लग जाए, फेस करने के कैपेबल हो जाए, या फिर चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस हैव जर्नलाइज इन नॉर्मल बिहेवियर। जो चेंजेस हमने काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान उसके बिहेवियर में लेके आने की कोशिश की, अब वो जर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है, रियल लाइफ में उन्हें अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। क्लाइंट हैज़ मैच्योर्ड एंड थिंक एंड एक्ट मोर इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली। जब वो एक्ट करने लग जाए देन वी कैन टर्मिनेट आवर रिलेशनशिप सिंपली। तो रेजिस्टेंस भी शो हो सकता है टर्मिनेशन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, हमें थोड़ा दुख होता है। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए घर में कोई प्लांट भी होता है, तो जब हम उसको कहीं और लगाते हैं, प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तब हमें थोड़ा सा दुख होता है, यार घर से एक प्लांट जा रहा है, तो एक प्लांट से हो जाता है वो तो एक पर्सन हो जाता है ना। तो रिलेशनशिप टर्मिनेट करना, 3 चीज़ें हमने पढ़ी, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं काउंसलिंग को, काउंसलिंग प्रोसेस को। सबसे पहला फैक्टर आता है स्ट्रक्चर। थियरी पर चलते हैं डायरेक्ट। वैसे मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रक्चर, इनिशिएटिव, एक सोलर, हम जो एक टेक्निक स्टडी करेंगे, काउंसलर के जो फीचर्स क्या हैं, क्लाइंट के फीचर्स क्या हैं, ये सभी हमारी सेटिंग क्या है, सिटिंग प्लान, ये भी अफेक्ट करती है हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। अब जो स्ट्रक्चर है इन काउंसलिंग कैसे डिफाइन किया जाता है, ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, प्रोसीजर, पैरामीट्रिक ऑफ काउंसलिंग। हम ये कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढांचा, है ना। एक काउंसलिंग प्रोसेस कैसे दिखने में लग रही है, ये काफ़ी अफेक्ट करती है हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को। उसकी क्या कंडीशंस हैं, प्रोसीजर क्या है, पैरामीट्रिक काउंसलिंग के क्या है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंपली फॉर्मली वो कैसे लग रही है ना। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकल गाइडेंस आर द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं ना, वो एक हमारी स्ट्रक्चर के ही एक पार्ट है, समझ रहे हैं। दे इंक्लूड टाइम लिमिट ऑफ सेशंस, यहाँ पर टाइम लिमिट को सेट किया जाता है, कितना हमारा सेशन का टाइम होगा। एक्शंस लिमिट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, अगर कोई क्लाइंट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है तो हमारी लिमिट क्या है, एक्शन लिमिट क्या है, रोल लिमिट्स क्या है, ठीक है, प्रोसीजरल लिमिट्स क्या है, ये सभी हमारी स्ट्रक्चर के अंडर आती है और ये हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। इनिशिएटिव क्या कहता है कि आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप काउंसलर है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी तरफ से पहल करनी होगी। पहल मतलब इनिशिएट करना होगा, शुरुआत करनी होगी कि वो बातें शुरू करना, मतलब बातें बताना शुरू कर दे। तो इनिशिएटिव क्या होता है, एक मोटिवेशन टू चेंज आप बता सकते हैं। कैसे चेंज है ये भी हम बताएंगे। कुछ क्लाइंट आप क्या कहेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी हेजिटेशन महसूस करते हैं, उन क्लाइंट्स को बोल देते हैं रेलुकेंट, ठीक है, रेलुकेंट क्लाइंट। किसी ना किसी एक पार्टिकुलर डिग्री को लेकर कि किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, रेलुकेंट बिहेवियर वो शो ज़रूर करेंगे। रेलुकेंट बिहेवियर मीन्स वो चाहते नहीं भाई हमारे अंदर कोई चेंज आ जाए, कोई बदलाव आ जाए, वो डरते हैं या फिर जो चेंज आ रहा है उन चीज़ों से, उन प्रोसेस से गुजरने में जो उन्हें पेन होने वाला है, उनसे उनको डर लगता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राउड में जाने से डरता है, भीड़ में जाने से डरता है, एक पब्लिक प्लेस में जाने से डरता है। तो जब वो डर है, जब वो पब्लिक प्लेस में जाता है, उस डर से बचने के लिए वो चेंज चाहता ही नहीं कि मेरे बिहेवियर में चेंज हो, तो वो भी एक रेलुकेंट बिहेवियर शो कर सकता है।
अब रेलुकेंट बिहेवियर या रेलुकेंट क्लाइंट कौन होते हैं? जिनको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी भेजती है, मान लीजिए किसी के फ्रेंड ने कहा यार चल तू मेरे साथ क्लाइंट काउंसलर के पास चल, या आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स ने भेज दिया या कोर्ट ने भेज दिया किसी रेपिस्ट को या किसी मर्डरर को, तो वो रेलुकेंट बिहेवियर शो करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे, अपनी फीलिंग्स को रोकने के लिए हेजिटेट करेंगे आपके सामने बातों को रखने के लिए, तभी रैपो बिल्ड करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये भी एक चैलेंज है, फैक्टर है जो कि हमारी काउंसलिंग को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो ये सभी आप समझ रहे हैं इनिशिएटिव कितना ज़रूरी है ना? तो रेलुकेंट बिहेवियर लगभग हर, जहाँ तक मुझे लगता है, जो अपनी मर्जी से नहीं आया है वो हर क्लाइंट रेलुकेंट बिहेवियर शो करेगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड। So a resistance client is one who is willing or opposed to change, such as individual may actively seek counseling but does not wish to go through the pain that change demand. Understand? जो कि प्रोसेस के दौरान जो उसको दर्द होने वाला है, हम कह सकते हैं यार पेनफुल जो टाइम रहने वाला है, उससे वो बचना चाहता है, वो चाहता नहीं कि ऐसा कुछ बदलाव आए, हम ये कह सकते हैं। तो ये था हमारा इनिशिएटिव। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग क्या कहती है भाई? हमारा ना एनवायरनमेंट कैसा है। आप कहते हैं ना हमारा आपका सिटिंग प्लान क्या है, तो आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब होने को तो ऐसा कहा जाता है कि काउंसलिंग कहीं भी हो सकती है, काउंसलिंग कैन हैपन एनीवेयर, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। जैसे कि कहते हैं कि पढ़ने को तो कहीं पर भी पढ़ लीजिए, लेकिन एक पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ने का मज़ा ही कुछ हो रहा है ना। अगर आप सहमत हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए काउंसलिंग में भी क्या होता है, एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम रूम की बात करें, एक पर्टिकुलर ऑफिस होना चाहिए, एक सही सी लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चमक धमक वाला कमरा हो, या फिर रंग बिरंगे हमारे यहाँ पर कलर हो रखे हों, रेड, बिल्कुल सिंपल कलर होने चाहिए, सिंप्लिसिटी, लो लाइट होनी चाहिए, जो कंफर्टेबल महसूस करे सामने वाले। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। सॉफ्ट लाइट होनी चाहिए, क्वाइट कलर, अब्सेंस ऑफ क्लटर, हार्मोनियस, कंफर्टेबल फर्नीचर भी हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए, और एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर शोर शराबा ना हो, है ना। तो ये सभी चीज़ें हेल्प करती हैं अपनी फीलिंग्स को बाहर लेकर आने में, सीधी सी बात है ना। तो एक टेक्निक है सोलर टेक्निक। हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में, कि हमें जो क्या करें, बिल्कुल क्लाइंट को जब फेस कर रहे हैं तो स्केयरली फेस करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, हम सामने ओपनली वहाँ पर बैठें, कि हम दोनों हाथ ऐसे करके फोल्डेड करके दोनों पैर ज़मीन पर बैठे। ऐसा नहीं कि हम सोफे पर कुछ इस पोस्चर में बैठे हैं और आराम से मज़ा कर रहे हैं और हाथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए, हाँ भाई बताओ, अब सुनाओ, आओ हमारी सभा में। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, हम कैसे सामने बैठे हैं उनके, एक प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। लीन टुवार्ड हिम, थोड़ा सा उनकी तरफ झुकें, हाँ जब वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ जी, कुछ रिस्पॉन्स करें, मेंटेन करें आई कांटेक्ट को। और इन सभी जो SOLE, इन सभी जो स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास फर्स्ट क्लाइंट है और आप ही हड़बड़ाहट में कुछ उनसे अटपटा पूछ रहे हैं, ऊटपटांग पूछ रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचें। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइंट क्वालिटीज़। अब क्लाइंट में जो, अब ऐसा तो होता ही है भाई, ह्यूमन नेचर क्या है कि आप सामने वाले को जज करते ही करते हैं। 100% श्योर है, जब आपके पास सामने कोई क्लाइंट आएगा, वो अपनी बातें बताएगा, तो आप मन ही मन जज तो करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप उनको बताएं ना, है ना। ह्यूमन नेचर है। आफ्टर सम टाइम जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है तब आप ये काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कोई भी काउंसलर ऐसा करता है, ठीक है। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल रही हैं काउंसलिंग, उन किन केसेस में रहे हैं, ये आप इससे जो एक्रोनिम्स है इससे आप याद कर सकते हैं। यंग, जब आपके जो क्लाइंट है यंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, वर्बल हैं, वर्बली ज़्यादा आप कहते हैं कि बोल लेते हैं ना, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल। ये स्कोफिल्ड ने दिए थे 1964 में। और नेक्स्ट जो कि अनसक्सेसफुल रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कम सक्सेसफुल रहे हैं, वो होमली, ओल्ड, अनइंटेलिजेंट, नॉन वर्बल, डिसएडवांटेज, या फिर हम कह सकते हैं कि डम्ड में कौन आएगा, सॉरी डम्ड नहीं, ये डम्ड हो गया हमारा, अनइंटेलिजेंट और डिसएडवांटेज, ये एलिन ने 1977 में दिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ बता दी क्लाइंट की, कि अगर ऐसा क्लाइंट है तो चांसेस है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो ये अफेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए आपने पूरा एफर्ट लगाया, वो सामने वाला बोल ही नहीं रहा, या आपकी चीज़ों को, बातों को समझ नहीं रहा, या वो बता ही नहीं रहा, यार फिर आप कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे ना। तो आपको उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे, आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो काउंसलर की भी क्वालिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट पर डिपेंड करती है काउंसलिंग, काउंसलर पर भी डिपेंड करती है।
सेल्फ अवेयरनेस, उसको अपनी स्किल्स के बारे में पता होनी चाहिए, मुझे कौन सी थेरेपीज़, खुद के बारे में अवेयरनेस हो सिंपली पता। ऑनेस्टी शो करें, कॉन्ग्रुएंस शो करें, कम्युनिकेट अच्छी तरह कर पाए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नॉलेज उसे प्रॉपर हो, जिस तरह की उसको सामने वाले को प्रॉब्लम है, अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो उनको रेफ़र कर दे किसी दूसरे काउंसलर के पास। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मायने रखते हैं। तो क्लाइंट सपोर्ट सिस्टम, हम कैसा क्लाइंट को सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी हेल्प करता है, अंडरस्टैंड। तो ये सभी क्या हैं हमारे फैक्टर्स जो कि हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, और ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। होपफुली यू अंडरस्टैंड जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये प्रोसेस आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले, लेकिन चांसेस है कि इन पर क्वेश्चंस बन जाता है, 10 का नहीं तो 6 मार्क्स का तो ज़रूर बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।